गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हमें करना है फोकस, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले बस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, which is mentioned in the description box. So you can go there, you can download this PDF, which is available in both the languages, that is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation even in Gujarati medium, you can also download the same. It is also beneficial for you. और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में आपको डेटा मिल जाएगा, तो आपको अलग से कोई डेटा को वहां पे गैदर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस लेक्चर का, एंड दैट इज ऑल अबाउट अवर करंट अफेयर्स। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। तो इसके ऊपर कुछ करनी है बातें हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंटेक्स्ट में भी है क्या, और उसके बाद उसके रिगार्डिंग प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर वहां पे फोकस करता है। तो देखिए कंटेक्स्ट में क्या है कि अभी रिसेंटली यूनियन बजट के अंदर जिस चीज की बात हुई थी वो यहाँ पे अभी इंप्लीमेंट होने पे जा रहा है। So the Union Budget 2026 recently allocated 20,000 crore rupees to scale up the carbon capture, utilization and storage technologies over the next 5 years. और एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी होती क्या है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे डिजाइन किया गया है हवा के कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके एमिशंस को कैप्चर करना फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज और द डायरेक्ट सोर्सेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड उन्हें कॉमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर वहां पे ट्रांसफॉर्म करना, ना कि सिर्फ अंडरग्राउंड स्टोर करना। नॉर्मली अपने यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा होता है कि हमें कार्बन को स्टोर करना चाहिए, यहाँ पे स्टोरेज के साथ साथ यूटिलाइजेशन पे ज्यादा फोकस है। सो इट इज ऑलवेज लाइक कार्बन कैप्चर एंड देन यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। इट इज नॉट ओनली अबाउट कार्बन कैप्चर, वो तो ट्रीज के अंदर भी हो जाता है। यहाँ पे यूटिलाइज करने के ऊपर फोकस है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेजेस। पहले होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है, दैट CO2 इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। और चाहे तो आप इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वहां से भी डायरेक्टली उसे गैदर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपको उसे कंप्रेस करके ट्रांसपोर्ट करना होता है। द कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्रेस्ड इनटू अ लिक्विड लाइक स्टेट, ताकि आप उसे इजीली वहां पे पाइपलाइंस या टैंकर्स के थ्रू आप उसे ट्रांसपोर्ट कर सके। और एक बार वो कन्वर्जन हो गया उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर वहां पे केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस करके उसे रिसाइकल करके कुछ नए मटेरियल्स में कन्वर्ट करना है। सो देयर आर 3 स्टेजेस, कैप्चर करो, कंप्रेस करो एंड द लास्ट वन इज यूटिलाइज करो। और अलग अलग टाइप से यहाँ पे हो सकता है। कुछ होते हैं डायरेक्ट यूटिलाइजेशन, जहां पे डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को विदाउट एनी काइंड ऑफ केमिकल अल्टरेशन कार्बोहाइड्रेट बेवरेजेस या फिर एनहांस्ड ऑयल रिकवरी के लिए डायरेक्ट यूज किया जाता है। कुछ जगह पे केमिकल कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि उसमें से यूरिया या पॉलीमर्स वगैरह बना दिए, या फिर सिंथेटिक फ्यूल्स लाइक मिथेनॉल के अंदर उसका वहां पे यूजेज हो गया। कुछ जगह पे बायोलॉजिकल कन्वर्जन होता है, जहां पे बैक्टीरिया हो गई या फिर एल्गी जो है, दैट इज लील जिसे अपने बोलते हैं, तो वहां पे उन्हें कंजम्पशन के लिए उनका वहां पे यूज करवाया जाए और उसके थ्रू बायोमास, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा बनाया जाए। कुछ जगह पे मिनरलाइजेशन के लिए उसका यूज होता है, दैट रिएक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद द मिनरल्स टू क्रिएट अ स्टेबल सॉलिड कार्बोनेट्स फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स एंड द ग्रीन कंक्रीट। तो या तो आप डायरेक्ट यूटिलाइज करो, या केमिकल कन्वर्जन करो, बायोलॉजिकल करो, मिनरलाइजेशन करो, ऐसे किसी भी अलग अलग तरीके से आप उसका वहां पे यूजेज कर सकते हैं। द अल्टीमेट गोल इज, यहाँ पे मेन उसका गोल क्या है कि भैया एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को ट्रीट भी करना है, और साथ साथ उसे एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह नहीं लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर उसे वहां पे यूटिलाइज करना है, ताकि एक तो नेट जीरो कार्बन का हमारा टारगेट भी अचीव हो जाए और साथ साथ एक सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी भी वहां पे फॉर्म हो जाए। उसके मेन फीचर्स क्या है, तो इट कैन बी एडेड टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स, extending the life of assets without needing a total shutdown. It also promotes the reuse of the waste, turning harmful emissions into the industrial units. वर्सिटैलिटी की यहाँ पे बातें हैं, और लास्ट में रेवेन्यू जनरेशन तो वहां पे होगा ही, क्योंकि कार्बन स्टोरेज के जो सर्टिफिकेट्स है वहां से भी आप उसे रेवेन्यूज वगैरह जो है आप वहां पे निकाल सकते हैं। और साथ साथ
उसके अलावा यहाँ पे कार्बन का पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, तो यूजेज के थ्रू उसे किसी कन्वर्जन के थ्रू आप वहां पे यूटिलाइज वगैरह कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इट इज ऑल अबाउट कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव. देखिए, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव कौन से दो कंट्री ने शुरू किया है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, बट यस, प्रीलिम्स के अंदर ये वाला आ सकता है. तो ये जो इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है वो इंडिया और जर्मनी ने शुरू किया है, और अप्रोक्सीमेटली वहां पे 20 मिलियन यूरोस, दैट इज अबाउट 180 करोड़ रुपीस जो है, उसका ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव. एक नया प्रोजेक्ट वहां पे शुरू किया है जिससे इंडिया की क्लाइमेट रेजिलियंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके. इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया, नॉट फॉर जर्मनी, सो बी प्रिसाइज ऑन दैट. The International Climate Initiative is a key financial instrument of the German government. एक जर्मन गवर्नमेंट का एक मेन इंस्ट्रूमेंट जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर फोकस करते हैं, एडेप्टेशन पे फोकस करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन पे फोकस करते हैं, तो उन्हें फंडिंग करने के लिए जर्मनी की गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है दैट इज नोन एज इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव. शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर, जहां पे उसका जो मेन डोनर है, जो पैसे वहां पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम जर्मनी. और 150 प्लस कंट्रीज के साथ उन्होंने टाइप किया हुआ है विद इन 14 डेजिग्नेटेड प्रायोरिटी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसका मेन क्या काम क्या है, तो उनके जितने भी पार्टनर्स है उन्हें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को कंप्लीट करने के लिए वहां पे हेल्प करना, जो कि पेरिस एग्रीमेंट और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज के अंदर वहां पे आपने जो भी गोल्स वगैरह सेट किए हैं उसे अचीव करने में हेल्प करना. सो हर एक कंट्री का जो एनडीसी टारगेट है उसे भी अचीव करवाना है, और सीबीडी का जो गोल है उसे भी अचीव करवाना है. दैट इज द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव. इट फोकसेस ऑन 4 मेजर एरियाज, जहां पे एक है मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करना. सेकेंड, क्लाइमेट चेंज की जो इंपैक्ट्स है उसे वहां पे एडॉप्ट करना. थर्ड, नेचुरल कार्बन सिंक्स को कंजर्व करना. एंड द फोर्थ, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना. सो 4 चीजों पे ये लोग काम करते हैं. एंड हियर द प्रोजेक्ट्स आर टिपिकली इंप्लीमेंटेड बाय अ मिक्स ऑफ एनजीओस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ताकि अलग अलग सेक्टर की एक एक्सपर्टाइज जो है वो वहां पे प्रोवाइड हो सके. Plus, a core feature is using nature to help human communities adapt to climate risk like floods and heat waves. जहां पे फॉरेस्ट के रेस्टोरेशन पे फोकस किया जाता है, वेटलैंड प्रोटेक्शन पे फोकस किया जाता है. इंश्योर नेचर का यूज करके नेचुरल कैलेमिटीज के खिलाफ या फिर एनवायरमेंटल चेंज के खिलाफ लड़ने की जो कैपेबिलिटीज है उसे एनहांस करने के ऊपर फोकस है. प्लस इट ऑल्सो प्रमोट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स लाइक ब्लेंडेड फाइनेंस, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स, क्लाइमेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और फिर वहां पे आता है मॉनिटरिंग एज वेल एज लर्निंग. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस इनिशिएटिव. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. लेकिन इसे अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं. पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन. हमारी तीनों ब्रांच पे, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस हो चुके हैं शुरू आज से. लेकिन उसमें एडमिशन अभी भी ओपन है, तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा. यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, या फिर इस नंबर के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन. यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. देखिए, ये जो बैचेस है वो बेसिकली आपको तीनों लैंग्वेज में मिल जाएगी. दैट इज इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम. तो अगर आपकी कोई भी इनमें से कोई भी लैंग्वेज है तो आप पीडी गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे. साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे चलती है, तो वो भी उसका बेनिफिट भी आपको होगा. सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे आपको एक एनहांस तरीके से करवाया जाएगा, और साथ साथ पूरे मटेरियल भी हमारी ओर से आपको रहेगा. तो पूरे कोर्स के बारे में जानने के लिए आप या तो यहाँ पे कांटेक्ट करें, या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा. यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म. और एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस
and up to 50% scholarship on your admission in UPSC and GPSC class 1-2 batches. We only focus on the higher level examination, which are considered as tough in our country. So हायर ऑफिशियल्स को बनाने का ही हमारा टारगेट है, तो उसके लिए आज ही बस पीडी गुरुकुल को ज्वाइन करें। एक अच्छे से मोटिव के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक अच्छी डायरेक्शन पाने के लिए आप पीडी गुरुकुल के अंदर आ सकते हैं। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक, उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब देखिए एग्जैक्टली ये होता क्या है। अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में इसलिए है क्योंकि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है सर्वम एआई। उन्होंने रिसेंटली 2 इंडिजिनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को वहां पे लॉन्च किया है, 35B एंड 105B पैरामीटर्स के, एट द एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एट दिल्ली। वहां पे इन लोगों ने इसे लॉन्च किया है, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियाज सोवेरियन एआई एम्बिशंस। एग्जैक्टली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन्ड ऑन वास्ट अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा टू अंडरस्टैंड, जनरेट एंड मैनिपुलेट द ह्यूमन लैंग्वेज। बेसिकली एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जिसने बहुत ही लार्ज डेटा के साथ वहां पे जिसको ट्रेन किया गया है टू अंडरस्टैंड, टू जनरेट एंड टू मैनिपुलेट द ह्यूमन लैंग्वेज। उसे लार्ज इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे contained billions of parameters like internal variables and internal variables that the model learns during the training to make the predictions. Exactly काम कैसे करता है? तो एक large language model, it does not read the whole words जैसे कि humans पढ़ते हैं, but it splits the text into tokens. Tokens का मतलब होता है छोटे छोटे pieces, so it can represent the rare words, names, spellings and grammar patterns efficiently. The transformer map वहां पे जनरेट होता है, that is the tokens get converted into vectors in a high dimensional space where semantic and syntactic similarity makes the tokens closer, helping the model generalize the meaning. साथ साथ हर एक टोकन के लिए, फॉर ईच टोकन द मॉडल असाइंस अटेंशन वेट्स टू अदर टोकन्स टू डिसाइड व्हाट मैटर्स द मोस्ट। वो वहां पे सबको वहां पे वेटेज वगैरह असाइन करता है ताकि पता चले कौन सी मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटिंग इट लिंक रेफरेंसेस, हैंडल लॉन्ग डिपेंडेंसीज एंड रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी। The model outputs a probability distribution over possible next tokens. Generation is choosing tokens step by step, which is why it can sound fluent without knowing like a person. और फिर वहां पे आता है, वहां पे लिखा हुआ है that many staked transformers layers progressively build richer representations which lower the layer sketch form, and higher layers capture relationships, intent and reasoning patterns. Then a final layer converts that into the next token prediction. So that is all about these large language models. तो आपको बस एग्जाम में एक तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में इतना पता होना चाहिए कि अभी वो कौन सा स्टार्टअप है जिसने 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को वहां पे लॉन्च किया है। तो उसका नाम है सर्वम एआई, जो एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है। फिर वहां पे कुछ बातें हैं अल नीनो के ऊपर। अब देखिए अल नीनो में अंदर अभी क्या है रिसेंटली न्यूज में, तो ड्यूक यूनिवर्सिटी ने कि रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली फाइंड किया है कि ओशन सैलिनिटी जो है that can amplify the intensity of El Nino by approximately 20%. El Nino एक्चुअली जो वर्ड है वो स्पेनिश वर्ड में एक उसका जो मीनिंग है that is little boy. It is recurring a climate pattern which is characterized by unusual warming of the surface waters in the central and eastern tropical Pacific Ocean. सेंट्रल और ईस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर जब सरफेस वाटर का टेम्परेचर ड्यू टू सम रीजंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इंडियन ओशन के अंदर आपको जो डाइपोल्स वगैरह मिलते हैं, डाइपोल्स का मतलब होता है एक होता है मस्करीन हाई बेसिन दैट इज इन मडागास्कर, दूसरा होता है वेस्टर्न पैसिफिक पूल दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया,
और उसी के साथ अटैच आएगा तीसरा साउथ अमेरिका के अंदर एक कोस्ट जिसका नाम है पेरू कोस्ट। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो पेरू कोस्ट है, पेरू कोस्ट वो नॉर्मली हाई प्रेशर में होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल अवेलेबल है इन ऑस्ट्रेलिया, ये लो प्रेशर होता है। और मस्करीन हाई बेसिन जो है वो बेसिकली हाई प्रेशर, और यहां पे है अपना इंडिया। इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो तिबेट जो कि लो प्रेशर में होता है। ये समर की पूरी इंफॉर्मेशन की बात है। एंड एज पर द रूल्स ऑफ द एटमोस्फियर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एयर की जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। तो मस्करीन से कुछ हवा इंडिया की ओर आती है। जब ये वाली हवा इंडिया की ओर आती है तो बीच में आता है पूरा इंडियन ओशन, जहां से वो मॉइस्चर कलेक्ट करती है और इंडिया में आके वहां पे बारिश वगैरह देती है। सेम वहां पे कुछ हवा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नीचे की ओर भी वहां पे भी जाती है, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वही हवा उठ के वापस यहाँ पे आती है। सो इट्स लाइक अ सर्कल, जिसे अपने हेडली सेल वहां पे बोलते हैं। सेम पेरू से भी कुछ हवा जो है वो जमीनी रास्ते से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया आएगी, फिर वहीं से ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के बाद वापस वहां पे चलती रहेगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कल्स। सेम यही सर्कल आपको इंडिया में भी मिलता है। बट नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऐसे सालों में, लगभग ऐसा माना जाता है कि 5 से 7 साल के बाद एक बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीजंस पेरू का जो कोस्ट है वहां पे गर्म पानी आता है, और गर्म पानी की वजह से वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि वैसे देखा जाए मस्करीन का प्रेशर सबसे ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया उससे थोड़ा सा लो प्रेशर है, लेकिन पेरू उससे भी लो प्रेशर है। सो अगर आप पेरू के कंटेक्स्ट में देखोगे, पेरू के कंटेक्स्ट में, तो आपको ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा हाई प्रेशर मिलेगा। सो जैसे ही मस्करीन से हवा ऑस्ट्रेलिया जाती है तो एक्सपेक्ट ऐसे किया जाता है कि यही हवा घूम के वापस आएगी, लेकिन ये हवा जो है वो घूम के वापस नहीं आती, और सारी की सारी हवा जो है वो वहां से पेरू की ओर चली जाती है। तो पेरू के कोस्ट पे जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां पे आपको रेनफॉल अच्छा मिलता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रेनफॉल कम मिलेगा। सेम उसकी वजह से होता क्या है कि जब हवा ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रही है तो वही हवा इंडिया भी आएगी, तो हमारा भी मानसून नॉर्मली अच्छा होता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से आने वाली हवा बंद हो गई, इसका मतलब इंडिया में आने वाली हवा भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इसीलिए हमारे यहाँ पे ऐसे साल को अल नीनो बोला जाता है, जहां पे कंपैरेटिवली बारिश कम होती है। नो डाउट ये बहुत ही लंबा सा कंसेप्ट है जो जियोग्राफी के अंदर आता है, बट आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट पेरू के अंदर अगर बहुत ज्यादा वार्मिंग की वजह से लो प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है तो इंडिया में बारिश कम आने वाली है। ऐसे इस साल को अल नीनो ईयर यहां पे माना जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट अल नीनो, राइट। सो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट द स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द इक्वेटर पुशिंग द वार्म सरफेस वाटर टुवर्ड्स एशिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ड्यूरिंग अल निनो इयर्स दिस ट्रेड विंड्स वीकन और इवन रिवर्स द डायरेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। जो नॉर्मली वेस्टर्न पैसिफिक से पानी को या हवा को इंडिया की ओर लाना चाहिए, वो डाइवर्ट होके पेरू की ओर चला जाता है। द वार्म वाटर दैट वाज पिल्ड अप इन द वेस्टर्न पैसिफिक begins to flow back eastwards। ईस्टवर्ड का मतलब पेरू की साइड पे जाना शुरू कर देता है, टुवर्ड्स दी साउथ अमेरिकन। और इसी की वजह से क्या होता है कि पूरी पैसिफिक ओशन की पूरी स्ट्रीम जो है वहां पे चेंज हो जाती है। ट्रेड विंड की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी वहां पे जाके ट्रिगर होती है। कहने का मतलब वो पूरा वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पे चली जाती है, पेरू की साइड पे, और उसी के चलते हमारे जो इंडिया के अंदर उस साल जो बारिश है वो कंपैरेटिवली लो होने वाली है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, स्ट्रॉन्गर अल नीनो डायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडियाज फूड एंड वाटर सिक्योरिटी बिकॉज इट पुल्स द मॉइस्चर अवे फ्रॉम साउथ एशिया। वो साउथ एशिया से मॉइस्चर को लेके चला जाता है, और उसी की वजह से बिलो दी नॉर्मल रेनफॉल आपको यहाँ पे मिलता है। So there is a 60% likelihood of drought in the various regions during a strong El Nino year। El Nino साल के अंदर लगभग 60% जगह पे आपको वहां पे ड्रॉट वगैरह मिलता है इंडिया में। एग्रीकल्चर की इंपैक्ट की बात करें तो वो भी वहां पे फेल होता है। हीट वेव्स जो है वो डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। So El Nino often correlates with the higher than average temperatures and prolonged heat waves during the Indian summer। तो इंडियन समर के अंदर वो वाली चीज भी डे बाय डे वहां पे बढ़ती जाती है।
सो दैट इज ऑल अबाउट दिस अल नीनो। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसे भी यहीं तक का रखेंगे, और ऐसे ही कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओवरऑल अल नीनो ईयर जो है वो इतना आपको ध्यान में पता होना चाहिए कि अल नीनो साल के अंदर हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है, पेरू वाले कोस्ट पे बारिश कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, राइट। तो चलिए इसी के साथ आज के जो लेक्चर है उसको यहीं तक का रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक का है।